रवि भाई, मैंने आपकी वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे। और मेरे को आपकी स्टोरी शुरू से जाननी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। आप कैसे अपनी वाइफ से फर्स्ट टाइम मिले थे? कैसे वो मीटिंग हुई थी? वो अरेंज मैरिज थी आपकी, लव मैरिज थी, या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने शादी करी थी? कैसे शुरू हुई थी वो कहानी? सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ज़िंदा बच गया हूँ कि एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी था शादी के नाम पे। और ये जीवन साथी प्लेटफॉर्म से इसके फादर ने मुझे कॉल करी थी। मैं अपनी बीवी ढूंढ रहा था, ये एक कस्टमर ढूंढ रहे थे। इनके पापा ने सारी चीज़ें मुझसे पूछ ली, सैलरी क्या है आपकी, और कहाँ जॉब करते हो, लाइफ इंश्योरेंस कितने का है तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, है ना। और फिर इन्होंने फटाफट, इनको बहुत जल्दी थी शादी करने की। दे वर इन रश कि हमें जल्दी शादी करनी है। हमारा 2 महीने का ही टाइम दिया। 2023 मार्च फर्स्ट वीक में बात हुई थी और जून 2025, सॉरी, 2023 25 जून को शादी हो गई थी हमारी। सिर्फ 2 महीने टाइम मिले थे। और इस बीच में आप कितना ही जान पाओगे किसी को, कितना भी बोलना हो, आप कितना भी जानना चाहोगे, आप नहीं जान पाओगे। और अगला अगर भेस बदल के आया है तो वो और टफ हो जाता है किसी को जान पाना, पहचान पाना। राइट। तो ये यस, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और चीज़ें सबसे पहले, जब जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक आपको ऐसे दिखाना होता था कि हम सबसे अच्छे हैं, सो दैट कि आप ऐसे फील करो यार कि सामने वाली पार्टी तो इससे अच्छी हो ही नहीं सकती है, मतलब दुनिया का बेस्ट पार्टनर मुझे मिलने वाला है। तो ये माइंडसेट के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ मैंने ये डिसीजन लिया था कि आज मैं जितना खुश हूँ, शायद मेरी खुशियाँ चार गुनी हो जाएगी, चार चंद चांद लग जाएंगे परिवार में। सारी पूरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, जितने भी लोग हैं, सब बहुत खुश होंगे इस इवेंट के बाद। तो ये मेरा मोटो था इस शादी को लेके। भाई, जब आप फर्स्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था, वो आपसे डिस्कशन हुआ था उनके फादर का, या आपके दोनों के ये फादर ने बातचीत की थी? नहीं, फर्स्ट डिस्कशन इसके पापा ने मुझसे करा था। और कहा कि रवि, रहना तो यार तुमको है, तुम्हारे पापा मम्मी तो बिहार में रहते हैं, छोटी सी जगह में। वो कहाँ से तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ पाएंगे, तुम बाहर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है तुम्हें। तो मेरी बेटी भी गुड़गांव में रहती है ना, जॉब करती है, तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, है ना, बिहार। तो उन्होंने इस तरीके से एक माइंड गेम खेला मेरे साथ। और मैं भी सोचा कि चलो, इनकी भी बेटी है, गुड़गांव में रहती है, मैं भी यहीं रहता हूँ, तो दोनों को इजी होगा एक दूसरे को समझने में, जानने में। और आफ्टर शादी उसके बाद भी लाइफ इजी रहेगी, क्योंकि उसका भी जॉब यहाँ पे है, मेरी भी जॉब यहाँ पे है। तो और उसके पापा मम्मी जयपुर में सेटल्ड है, बट दे आर नेटिव ऑफ बिहार। वी बिलोंग टू सेम कास्ट, भूमिहार ब्राह्मण। एंड बट वो बहुत पुराने टाइम से ही जयपुर विद्याधर नगर में बसे हुए हैं। तो इसी माइंडसेट के साथ कि चीज़ें कन्वीनियंट होगी दोनों के लिए, उनके जो फादर साहब हैं उन्होंने मुझे कनेक्ट करा था। और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया गुड़गांव में। उन्होंने कहा कि आपके पापा मम्मी तो गांव में रहते हैं बिहार में, वो नहीं समझ पाएंगे आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप बाहर रहे हो, इतना आपको एक्सपोजर मिल चुका है ना, आप ओपन माइंडेड हो, सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटीज़ है आप में, तो आप कहाँ उधर से शादी करोगे। मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, गुड़गांव में रहती है, बीडीएस है, डॉक्टर है, तो आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओगे, है ना। तो मुझे भी कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हुआ कि ठीक है यार, अगर अंडरस्टैंडिंग वाली बात है तो, है ना, अच्छी ही बात है कि लोग फ्यूचर को लेके इतना पॉज़िटिव होके सोच रहे हैं। तो मैं अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, फैमिली को लेके एक पॉज़िटिव माइंड के साथ, है ना, इनके बहते हुए उस चाल में मैं बह गया। और मेरे घर वालों को भी इन्होंने कन्विंस किया। और मेरे घर वालों को भी लगा कि कहीं न कहीं लड़का लड़की अगर खुश रहेंगे तो हमें क्या दिक्कत है। इनके पापा ने मेरी माँ को भी बोला, जबकि मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला था कि आपकी बेटी हमारे यहाँ नहीं रहेगी, आप डॉक्टर है वो, है ना,
गाँव में नहीं आएगी वो, बट वो बोले कि नहीं मेरी बेटी तो जंगल में भी रह लेगी, हमने उसको ऐसा संस्कार दिया है। इस तरह की बात है ना। रवि को तो हमने समंदर का हीरा है वो, हमने समंदर से हीरा ढूंढा है। तो इस तरह का बात बोल के मेरे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना और मुझे इन्फ्लुएंस करना, एंड देन शादी की डेट फिक्स कर लेना, और शादी जैसे ही होती है एंड आपके सारे बिहेवियर, सारी चीज़ें 180 डिग्री टर्न लेते हो आप सीधा। और जितना भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ इंसल्ट ही आ रहा है फ्रॉम फर्स्ट डे, है ना, सारी चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत सस्पिशियस थी मेरे लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई मैरिज डेज। जस्ट आफ्टर 2 days, 2 days आई सस्पेक्टेड समथिंग सस्पिशियस, कि उसने जब मुझे बोला कि रवि, मुझे रस्म पूरे करने के लिए घर जाना पड़ेगा। जब हम बिहार में सिर्फ वो 2 दिन रही मेरे साथ, बोली कि मैं इससे ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। और इसके पापा ने बोला कि मेरी बेटी गांव में नहीं रहेगी, उसको जल्दी से गुड़गांव लेके आओ। जैसा खाना वो खा रही है वैसा खाना मेरे घर की नौकरानी भी नहीं खाती है ना, तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी, है ना। तो इस वजह से फिर मैं गुड़गांव लेके उसको आया, और गुड़गांव आते ही फिर वो अगले दिन मुझे फोर्सफुली बोली कि जयपुर जाना है मुझे अपने घर, वहाँ पे कुछ रस्म है वो पूरी करनी है। ये भी एक चाल का, इनका प्लान का पार्ट था। वो वहाँ जाके सबसे पहले अपना गोल्ड और ज्वेलरी जो मेरी मम्मी ने दिया था इसको, वो अपनी मम्मी को हैंड ओवर कर देती है, सबसे पहला काम। उसके बाद मैंने देखा कि इसके पापा अपनी छोटी वाली बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए, जिसपे कि वो पैकेज वाले रिश्ते देख रहे थे, जिसमें वो बता रहे हैं कि बेटी देखो ये पुणे का लड़का है जिसका पैकेज 35 lakhs है। तो बेटी ने कहा कि पापा इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो फिर पापा ने कहा कि बेटी ये देखो बेंगलोर का लड़का है, इसका पैकेज 45 लाख है, शक्ल से भी अच्छा है। तो बोली पापा ये थोड़ा दूर हो जाएगा। तो बोलते कि कोई बात नहीं बेटी, 1 महीने के बाद इसको मना के तुम ले आना यहाँ पे, है ना। तो ये जब मैं सुना तो मुझे कहीं ना कहीं सस्पिशियस लगी चीजें, मुझे शक हुआ कि ये किस टाइप की फैमिली है, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जब मैंने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया कि यार तुम्हारे पापा पैकेजेस वाले रिश्ते क्यों देख रहे हैं, जबकि तुम्हारी बहन का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो कमिटमेंट में है और उसके साथ शादी करने की बात करती हो तुम भी, तुमने खुद बोला है ना। और तुम वो फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है रेगुलरली, उसके फ्लैट में घर में जाती है, देन वाई आपके पापा शादी के लिए पैकेजेस वाले रिश्ते देख रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो वो चिढ़ गई मेरे से, एंड उसी टाइम पे वो मेरे से लड़ाई कर ली कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले, है ना, ऐसा नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, है ना। तो मैं बोला यार मेरे सामने की घटना है, मैं तो सामने से देख रहा था ना, और तुम खुद बताई हो कि मेरी ईशानी का बॉयफ्रेंड है वयम, नाम भी पता है मुझे, शायद मेरी शादी में भी आया था वो, है ना। तो हाइड एंड सीक का गेम मत खेलो यार, क्लियर करो क्या है। तो वो फिर अपने पापा को सब चीज बता दी कि रवि को शक हो रहा है। फिर इसके पापा ने बदतमीजी शुरू की मेरे से कि तुम मेरी बेटी से पीने के लिए पानी क्यों मांगे, मेरी बेटी नौकर है जो क्या जो तुमको पानी देगी पीने के लिए, मेरी बेटी से तुमने ये क्यों डिस्कस किया, मेरी बेटी को तुम मूवी नहीं दिखा रहे हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुमको टूर पे अभी तक नहीं लेके गए हो, कहीं उसको लेके जाओ टूर पे। इस तरह का दबाव बनाना मुझे बार बार, है ना। और तो मैं एक्चुअली मैं बहुत टॉर्चर हो रहा था, और मैं अपनी फैमिली में भी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि बताने के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, और फिर और खराब हो जाएगी चीजें। और मेरा था कि जिस मोटो के साथ मैंने शादी करी है तो मैं इस शादी को खत्म नहीं होने दूंगा, आई विल किसी भी तरह करके इसको ठीक करूंगा, बिकॉज जल्दीबाजी मैं नहीं करता हूँ किसी भी चीज में। तो पेशेंस रख के मैं चीजों को हैंडल कर रहा था। बट इनके साइड से वो चीजें कंटिन्यू थी और वो बढ़ रही थी काफी ज्यादा, वो और बोलने लग पड़े, है ना। तो एक दिन जब ये अपनी बहन को और अपना मौसेरा भाई मृणाल सिंह रानू उसको बुलाई, और मेरे को फोन करके बोली रवि दारू की बोतल ले आना, 1 बोतल शराब की और 6-7 बियर की बोतल ले आओ। फिर मैं लेके आया जैसा इसने कहा, और मैंने देखा कि इसका मौसेरा भाई ड्रंक होके गंदी गंदी गालियां दे रहा है दोनों बहनों को, और गलत तरीके से टच कर रहा था, और वो मेरी वाइफ बहुत कंफर्टेबल थी वहां पे।
तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि रीज़न था, मुझे कहीं न कहीं शक था कि ये चीज़ें उकसाने के लिए की जा रही है। कुछ इंसिडेंट्स भी हो सकते थे वहाँ पे मारपीट की घटना के बाद, है ना? मेरे पे और भी चार्जेस लग सकते थे, कुछ भी हो ये सकता सब था। कुछ आपके सामने ही हो रहा था? जी, जी। आई हैव द एविडेंसेस। मैंने सिर्फ़ फ़ोटो ले पाया, क्योंकि वीडियो बनाता तो उनको वहाँ पे शक हो जाता कि ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो मैंने फ़ोटोज़ ले लिए वहाँ पे, क्योंकि इसने चार्जशीट पे मेंशन्ड है कि मैं रवि के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि ये शराब पी के मुझे परेशान करता है। बट शराब तो ये खुद पीती थी, उसका प्रूफ़ है मेरे पास, है ना? लाइव प्रूफ़ है, डेट के साथ, टाइम के साथ। तो इसकी सारी चीज़ें जो इसने कंप्लेंट करी है, जो चार्जशीट पे मेंशन्ड है, सारी चीज़ें फ़ॉल्स है ना? फ़ॉल्सली मेरी फ़ैमिली को और मुझे अक्यूज़ किया गया, और मेरे पापा जो कि एक विकलांग हैं, जो ट्रैवल भी नहीं कर पाते, चल नहीं पाते हैं, 2 बैसाखी के साथ सहारे वो अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। 95 में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वैसे इंसान को भी इन्होंने केस पे डाल दिया नाम, और मेरे पापा को जयपुर बुलाया गया, गाज़ियाबाद बुलाया गया, और बदतमीज़ी की गई, धक्का-मुक्की की गई, असॉल्ट फिज़िकल असॉल्ट किया गया, अब्यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, वीक हैं। तो ये ओके। सारी चीज़ें फिरौती माँगी गई है। शादी के जैसे ही ये चीज़ें होती है, उसके पापा ने ऑल ऑफ सडन इनका अपना प्लान जो था, है ना? जो लाइफ इंश्योरेंस पूछा गया था मेरे से, और ये बोला जा रहा था कि इतने अच्छे से हमने शादी करी है तो लड़की की सारी बात तुमको माननी होगी। मतलब वो चाह रहे थे कि मैं इमोशनली पागल रहूँ, कुछ भी ना मुझे पता हो, लड़की जो बोले वो मैं करूँ, सेंस हो या ना सेंस हो, बट मुझे वो करना है बस, बिकॉज़ लड़की बोल रही है। तो मैं ऐसी लाइफ कभी नहीं जी सकता हूँ। मैं इसको अपोज़ किया। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि इनका मर्डर का प्लान क्या है, बट अब जब मैं वीडियोज़ देखता हूँ तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि कोई इंसान अगर लाइफ इंश्योरेंस पूछ रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है जिसके अंदर प्यार, इमोशन नहीं है। तो वो कुछ वैसा ही प्लान किया था मेरे लिए, बट बिकॉज़ मेरे कुछ कॉन्शियसनेस में वर्क कर रही थी सही से, बट मेरे को वो डिफेंसिव मोड में था मैं। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि रवि तो समझ चुका है, ये तो इसको मार नहीं सकते हैं जान से, तो इन्होंने सबसे पहले, लड़की भाग गई सारा सोना-चांदी लेके, जो मेरा था वो भी, 5 लाख कैश लेके भाग गई, और भागने के बाद बोली लॉकर नहीं है रवि, मैं आ जाऊँगी 4-5 दिन के बाद, तबीयत खराब है, ताकि मुझे ये ना फ़ील हो कि ये भागी है। और इसने भागने के 2 दिन पहले का भी चैट है जिसमें आई लव यू लिख के जा रही है, और इसने एफआईआर में लिखा है कि मैं मारपीट करता था इसके साथ डेली, इसको बहुत मारता था, तो फिर चैट्स पे आप आई लव यू क्यों बोल रहे हो मुझे डेली? वो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज़ें। तो जब ये भाग गई, उसके बाद इसके पापा ने फिर बोला कि अभी ये आएगी नहीं, अभी हमें टाइम चाहिए, आप अपने पापा को बुलाओ। मेरे पापा को बुलाया गया फ़ोर्सफुली इसके मौसा के फ्लैट में गाज़ियाबाद, वहाँ पे बदसलूकी की गई, वहाँ पे फिरौती माँगी गई। ये एडवोकेट लेके आए थे, बॉडीगार्ड लेके आए थे, हमें फ्लैट में बंद करके जितनी भी धमकियाँ हो सकती है, सारा इन्होंने तरीका अपनाया, पैसे किसी मनी एक्सटॉर्शन के लिए। और वहाँ पे मैंने अपने पापा को सेफ़ली बाहर निकाला वहाँ से, क्योंकि इसके मौसा पागल हो गए थे, और वो गंदे तरीके से गालियाँ और कॉलर पकड़ के धक्का दिया। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इतना आउट ऑफ कंट्रोल कि उनकी घर की औरतों को आना पड़ा था पकड़ने के लिए कि अब छोड़ दीजिए। मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था बैठ के, खून तो खौल रहा था, बट मैं अपने पापा को पहले सेफ़ली बाहर निकालना चाहता था। और ये अपना जो इनका एडवोकेट है चंदन सिंह, ये इसके पापा का फ्रेंड है, वो भी शादी में भी आया था हमारे। ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है जिसके साथ ये एडवोकेट चंदन सिंह भी इन्वॉल्व्ड है इसमें। इसके बाद मैं समझ गया कि ये सिर्फ पैसे की बात ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको शादी में रहना ही नहीं था, ये शादी रहने के लिए किए ही नहीं थे, इनका प्लान ही कुछ और था। तब मुझे ये समझ में आ गया उस टाइम तक। फिर मैंने सबसे पहले एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन अपने साइड डाल चुका था मैं सीजीएम के पास। फिर तुरंत नवंबर के महीने में मुझे नोटिस आ गया कि आप में इतनी सारी धाराएँ लगी हैं, आपको 41 ए का नोटिस आया और आपको आना पड़ेगा जयपुर। फिर मैं जो जैसे भी कहा गया, मैं उस चीज़ को कंप्लाई करते हुए, है ना, कानून की बात सुनी, और जो भी स्त्री धन था इसका मेरे पास गुड़गाँव में जो ये छोड़ के गई थी, जो भी गिफ्ट्स थे इसके, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एंड थिंग्स, वो सारी चीज़ें मैं जाके उसके कपड़े, जो भी था गहने, वो सब मैं जमा करा दिया थाने में। इसके बाद मैं अपनी बात बताई वहाँ पे, तो मेरे से
4 से 5 धाराएँ वहाँ पे हट गई मेरी, क्योंकि वो सारे फेक थे ऑलरेडी। उसके बाद 2 केसेस मेरे पे रह गए, 498 और डोमेस्टिक वायलेंस, जिसका अभी तक एविडेंस लड़की ने नहीं दिया है और 3 साल हो चुके हैं। मेरे साथ अभी तक सिर्फ टाइम पास किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँ तो लड़की ने मेडिकल में लिखा है कि मैं मेडिकल नहीं कराऊँगी क्योंकि बॉडी में कोई निशान नहीं है। और आपने वहाँ पे बहुत ही अ, फिजिकल असॉल्ट की बात की है, डेली मैं आपको मार रहा था, तो आप एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी महिला है, आप एक पुलिस को भी कॉल कर सकती थी, आप अपना मेडिकल भी करा सकती थी, बट आपने वैसा कुछ नहीं कराया और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। बट उसी कंप्लेंट की वजह से मैं आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। तीसरी चीज़, इसने मेंटेनेंस का भी केस किया मेरे पे और ये मेंटेनेंस ले रही है व्हाइल शी इज़ बीडीएस एंड शी इज़ एम्प्लॉयड विद मेलो केयर वेलनेस ग्रीन पार्क दिल्ली ब्रांच। ये उसका एविडेंस है मेरे पास। ये वर्किंग थी वहाँ पे एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड इसके बाद ये एक साइड से बिजनेस रन करती है ना, जिस कंपनी का नाम है इरा। वहाँ पे ये कैंडल सेल करती है जिसमें ये को फाउंडर है। तो ये 2 बिजनेस रन करती है और इसके 2 इनकम के सोर्स हैं। इसके बावजूद, इतनी सक्षम होने के बाद भी इसने कोर्ट में झूठ बोला कि ये वर्किंग नहीं है। नेहा वर्सेस रजनीश के एफिडेविट का इसने अब्यूज करा, है ना? इसने कोर्ट को गलत चीज दिखाई और इसने उसका फायदा उठाया। इससे हमारे समाज को क्या मैसेज जाता है कि जिन महिलाओं के लिए ये एक लॉ बने हुए हैं, एक्चुअल में जो पीड़ित है, जिनको ये मिलना चाहिए, उनको उस चीज का दुरुपयोग किया जा रहा, उस चीज का अब्यूज किया जा रहा। तो ये हमारे कानून व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसको बहुत सजा मिलनी चाहिए इनके पूरे परिवार को, इसमें जो जो इन्वॉल्व है, क्योंकि दिस इज अटर शेम फॉर एवरी हार्ड वर्किंग वुमेन, है उनके ना? पास लाइक डुअल सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी आपसे मेंटेनेंस ली गई, और आप कंटिन्यूअसली अभी भी पे कर रहे हो वो मेंटेनेंस? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मेरे को थ्रेट्स आते हैं कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। और ये एडवोकेट्स भी आपस में मिल जाते हैं। मेरे एडवोकेट ही मुझे टॉर्चर करते थे कि आप जल्दी से पैसे दे दो, और उन्हीं को मैं पैसे ट्रांसफर करता था और वो लड़की को पैसे देते थे। और जितना पुराने का पुराना बचा हुआ था वो डेट से जोड़ के मुझसे पैसे लिए गए कि आप देना पड़ेगा आपको, और मुझे लोन लेके पैसा देना पड़ा, जबकि मैं अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखा चुका था कि मेरी मेरी मंथली सैलरी 10,000 है। और फिर भी इन्होंने मुझे फोर्स करके आपको देना पड़ेगा नहीं तो आप जेल चले जाओगे। तो इस तरीके से एक लड़के के साथ ये करते हैं। जब प्रॉब्लम बता भी दी जाए, घर में प्रॉब्लम है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो रखा है, मैंने मेडिकल प्रूफ भेजा, मैंने लाइव फोटोज भेजी, इसके बाद भी इन्होंने हमें बहुत टॉर्चर किया कि आप नहीं करोगे तो आप जेल चले जाओगे, आप पे वारंट इशू हो जाएगा। और जबकि उस टाइम पे लड़की वर्किंग थी, है ना? इन सब के बावजूद ये इस तरीके से कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और किसी निर्दोष फैमिली को इतना दबाया जा रहा है कि वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि सुसाइड कर ले वो, उसके घर में कुछ बचे ही ना। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जाती है ताकि दबाव में आके इनको जितना पैसा चाहिए, जो फिरौती ये मांग रहे हैं मिलके, वो हम इनको दे दें, है ना? सो दैट कि इनका जो मोटो था पैसा का, जिसके लिए इन्होंने शादी की थी पहले, लाइफ इंश्योरेंस, वो इनको नहीं मिला। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारी शादी में जो खर्चा हुआ है वो हमें वापस कर दो, हम आप पे कोई केस नहीं करेंगे। ये एडवोकेट चंदन सिंह ने कहा था कि हमारा 10 लाख का खर्चा हुआ है शादी में जयपुर में, वो आप हमें दे दो। ये एक इनका इन्वेस्टमेंट था जो पूरा नहीं हुआ क्योंकि मर्डर नहीं कर पाए। तो वो जल्दी से इनको वापस चाहिए था क्योंकि गलत कस्टमर मिल गया इनको। वो नहीं मिला तो तब जाके फ्रस्ट्रेट होके इन्होंने हम पे सारे केसेस लगाए, है ना? पहले धमकी दी, उसके बाद केसेस लगाए और उसके बाद भी कंटिन्यू धमकी आई। एडवोकेट चंदन सिंह ने मुझे जयपुर पुलिस स्टेशन में धमकी दी कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरे को गायब करवा दूंगा, तेरे को समझा दूंगा, सीजीएम क्या कर लेगा। ये स्टेटमेंट था उसका, चंदन सिंह का, जो कि पब्लिक में एक
बंदूक लेते हुए फोटो ये लगाते हैं, है ना। और इस तरह बहुत ही क्रिमिनल माइंडसेट वाले गाने सुनते हैं कि थाने जाओगे तो कौन सी मेहंदी उतर जाएगी, थाने जाओगे है ना तो होशियार बनोगे, जेल जाओगे तो एमपी एमएलए बनोगे, नेता बनोगे, इस रील के साथ वीडियो बनाते हैं एडवोकेट साहब। तो इस तरह की माइंडसेट अगर आप रखते हैं और मुझे धमकी देते हैं कि तेरे को गायब करवा दूंगा, उठवा लूंगा, तो मेरे को जानता नहीं है, तो कोई भी इंसान डर जाएगा। मैं अपनी सेफ्टी के लिए, है ना, अपनी जान की सेफ्टी चाहता हूँ, तो मैंने इस पे भी सवाल उठाया। तो उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन से भी फ़ोन करके बहुत बार धमकियाँ दिलवाई कि इवन कोर्ट में केस चल रहा है, बट उन्होंने फ़ोन करके मुझे, है ना, कि आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम आ जाएंगे आपको लेने के लिए। ये भी मुझे पुलिस वालों से कॉल आई, है ना, मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन से। तो इस तरीके से किसी को दबाया जाता है कि तब तक दबाया जाता है कि जब तक वो मर ना जाए, वो कुछ सुसाइड ना कर ले, तब तक लोग परेशान करते हैं एक कमज़ोर इंसान को, एक कमज़ोर फैमिली को। और ये चीज़ ये देखते हैं पहले, शादी से पहले, कि ये फैमिली कितनी वीक है ना? सो दैट कि इनके साथ हम कुछ भी कर पाएँगे, तो इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनका उतना रीच नहीं है ना? उन्होंने कहा था हमारा बहुत रीच है, बहुत दूर-दूर तक रीच है, हम तो आप लोगों को मसल के रख देंगे, आप लोगों को बर्बाद करने के लिए 1 करोड़ रुपया फेंक देंगे। इसके मौसा की स्टेटमेंट थी ये। है ना? और ये मांग रहे थे 25 लाख। तो 25 लाख लेने के लिए आप 1 करोड़ रुपए फेंक दोगे बर्बाद करने के लिए, ये इनका स्टेटमेंट था। रवि भाई, मेरा सवाल है कि जब आपकी इनसे बातचीत चल रही थी, इस फैमिली से बात हो रही थी, तो कहीं भी आपने आपको शक नहीं हुआ किसी भी मूवमेंट पे कि जब इनकी बातचीत से आपको कहीं पे लगा हो कि बातों में फर्क आ रहा है इंसान की, कहीं कोई ऐसा मूवमेंट जहां आपको लगा हो? शादी के पहले ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहे थे। जब आप देखते हो किसी को कस्टमर ढूँढना होता है, जब किसी को कुछ बेचना होता है, तो वो किस तरीके से उसकी क्वालिटीज़ दिखाता है एंड सो दैट कि अगला इम्प्रेस हो जाए। तो वो ये पूरा प्रिपेयर्ड होके आए थे, इनका एम्बुश करने का प्लान था, वो सारी चीज़ें, ये वेल ट्रेन्ड होते हैं, भेष बदल के आए थे। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया इन्होंने एक्चुअली। और मुझे अगर शक होता तो बिल्कुल मैं ये डिसीज़न नहीं लेता। और वैसी सिचुएशन में आप किसी पे डाउट भी नहीं करते हो और क्वेश्चनिंग नहीं करते हो, नेगेटिविटी नहीं आती है आपके अंदर, क्योंकि इस फैमिली से आप शादी करने वाले हो, तो आप कैसे कुछ उल्टा-सीधा सोच सकते हो किसी के बारे में। तो और वो लड़की भी मुझे 20 बार कॉल करती थी, बट वो बात नहीं करती थी, बस 10 सेकंड्स की कॉल होती थी सो दैट कि वो दिखा सके कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ बार-बार, है ना? और सो तो ये भी एक रीज़न था कि मैं वहाँ पे थोड़ा-सा चूक गया, कि मुझे एक्चुअली में उससे थोड़ी बात करनी चाहिए थी लंबी, समझना चाहिए था, बट मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की वहाँ पे। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था क्योंकि आपने बताया कि कोर्टशिप जो आपका टाइम पीरियड था, वो कोर्टशिप का भी अराउंड आपने 2 महीने का बोला कि 2 महीने में ही शादी फिक्स हो गई और शादी हो भी गई इतनी जल्दी। तो वही रीजन था कि ऐसा क्या प्रेशर था कि इतनी जल्दी आपको कहीं भी ये डाउट नहीं लगा कि यार ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने में आप क्या ही जान पाओगे उस इंसान के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी लड़की ने मुझे कहा कि रवि, शादी के बाद तो बहुत टाइम होगा, तब एक-दूसरे को जान लेंगे, है ना? तो मैं भी उस चीज़ से कन्विंस हो गया। और कितना ही टाइम लोगे आप, क्योंकि केतन का केस देख लो, वो 1 साल से था, फिर भी नहीं जान पाया, है ना? तो जो चीज़ें जल्दी हो गई, मैं इस चीज़ से शायद आज खुश हूँ कि शायद इसी लड़की को और भी ज़्यादा टाइम देता तो मेबी कुछ और प्लान कर सकते थे ये। कि जितनी जल्दी-जल्दी चीज़ें हो गई, आई थिंक बढ़िया हुआ। और हो सकता है ये 1 साल तक भी मैं नहीं जान पाता इसको, ये बड़े प्रोफ़ेशनल होते हैं, तो है ना? जो चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो उसके बारे में क्या कहना, क्योंकि भेष बदल के आने के बाद तो सीता माता भी नहीं पहचान पाई थी रावण को, है ना? जबकि वो देवी थी, हम तो इंसान हैं, तो चूक जाते हैं लोग, हो जाती है गलतियाँ। और आपकी फैमिली, जैसे आपने बताया, आपके मदर फादर वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे जब शादी का डिस्कशन चल बिल्कुल। रहा था उस डिस्कशन में? बिल्कुल, बिल्कुल, वो इवन मेरे घर पे भी आए थे। मेरी मम्मी ने बहुत बार बोला था कि सर, आपकी बेटी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मम्मी-पापा को बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी पढ़ी-लिखी है बहुत, डॉक्टर है, फिर भी हमने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो जंगल में भी रह लेगी।
तो इस तरह की बातें करना और पेरेंट्स को कन्विंस करना, और लड़की वहाँ पे मुझे इमोशनल करके ऑलरेडी वो कर रही थी। तो इनका सारा एक गेम होता है, प्लान होता है। ये इस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करते हैं कि फिर आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना? मतलब यहाँ लाइक पे वो जो जो चीजें वो उनके तरफ से डिमांड लड़की की तरफ से की जा रही थी, लड़की की फैमिली की तरफ से, और आप सिंपली लाइक एग्री करते जा रहे थे उस चीज के ऊपर कि जब उन्होंने ये चीज बोली कि हमारी बेटी आपके साथ बिहार में नहीं रहेगी उस जगह पे, जब लड़की के पेरेंट्स ने, तो आपके पेरेंट्स एग्री हो गए थे उस बात पे कि नहीं, उस ठीक है। टाइम पे तो वो उस टाइम पे तो वो बोले कि नहीं, मेरी बेटी जंगल में भी रह लेगी। उस टाइम पे तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी के बाद ये चीजें आने लग गई कि मैं वहां नहीं रह सकती हूँ, है ना? वहां पे तो वैसी जगह है, बिहार में कौन रहेगा, है ना? तो शादी के बाद ये कुछ और बोलने लगे, पहले कुछ और। तो चीजें बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हुई है। तो वो चीजें लाइक बहुत पहले वो हर्टफुल एग्री थी। कर रहे थे आपकी बात पे कि हम ये भी कर लेंगे आपके अकॉर्डिंग, ये भी कर लेंगे, एंड देन उसके बाद उनका जो चीज उन्होंने बोली थी वो उससे बिल्कुल ही हट गई, लाइक कुछ और बात पे आ गई कि उस बिहार में ना रह के गुड़गांव में ही रहेंगे, यही सारी चीजें होंगी। नहीं नहीं, वैसे नहीं, गुड़गांव में रहने का प्लान था इसलिए क्योंकि हम जॉब करते थे। और ओके। मैं उसको कभी बोला भी नहीं कि बिहार चलो। वो 3-4 दिन की छुट्टियों में भी जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो गांव है। मैं तो परमानेंट रहने की भी बात नहीं कर रहा था। मेरे मम्मी पापा से मिलने जाने की बात पे भी वो 2 दिन जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, तुमको जाना होगा तो तुम चले जाना, मैं उस टाइम पे अपने घर चली जाऊंगी, सीधा सीधा ऐसे। ओके। एंड ये जो आपने एक बात मेंशन की थी कि वो ड्रिंक करती थी बहुत रेगुलर बेसिस पे, हालांकि चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं कि शराब पी के मारपीट करी गई है, तो वो जो ड्रिंक वाली बातचीत थी वो आपको पहले से पता थी, उन्होंने ये चीज बताई थी, या ये भी छुपाया गया था आपसे? बिल्कुल, ये भी मेरे से छिपाया गया था। इस तरह की जो इनका व्यवहार है भाई-बहन के साथ बैठ के, और इस तरीके से गलत तरीके से टच करना एंड इस तरह का गाली-गलौज करना, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अनजान था इन चीज़ों से। मुझे नहीं पता था। बट हाँ, उसने ये बोला कि रवि कभी-कभी तो ड्रिंक कर सकती हूँ ना, तो मैं अपनी एज़ ए वाइफ़, मैं उसको बोला एज़ ए फ्रीडम देने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, मैं टॉक्सिक नहीं बनना चाहता था, तो मैंने उसको एक फ्रीडम दिया। बट मैंने जो चीज़ें देखी, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनका गलत रिलेशन है आपस में, क्योंकि ऐसी फैमिली तो मैंने नहीं देखी है जहाँ पे भाई-बहन में इस तरह का रिलेशन होता है, इस तरह का वार्तालाप होता है ना? तो चीज़ें नहीं, वो तो सस्पिशियस थी वहाँ पे। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर शराब के नशे में अगर वो गाली गलौज किया गया है या फिर वो बिना शराब के की गई है, तो वो तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और ऐसा तो बिल्कुल, किसी फैमिली बिल्कुल। में हमने होते नहीं। नहीं देखा है कि कहीं भी भाई अपनी बहन को गाली दे रहा है, और वो और भी मैं इस जब तरीके पूछता हूँ जब मैं पूछा उससे कि तुम्हें वैसे गाली दिया गया तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो उसने कहा कि रवि, तुम भी तो गाली देते हो ना, जब गाड़ी चलाते हो तो मुँह से निकल जाती है तुम्हारी कुछ-कुछ गालियाँ। तो मैंने उसको बताया कि वो सिचुएशनल होती है, वो मैं किसी को नहीं दे रहा होता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो नॉनसेंस की वजह से निकल जाती है कभी-कभी। वो वो तो भाई है यार तुम्हारा, क्या जस्टिफाई करने आए हो तुम यहाँ पे? मैंने उससे पूछा, ये कोई जस्टिफिकेशन है? हाँ, आपका भाई आपको सामने से इतनी गंदी गालियाँ, यार माँ बहन की गालियाँ, उससे भी गंदी गालियाँ दी जा रहा है, कंटिन्यू दिए जा रहा है यार, हाँ, रुक भी नहीं रहा है। वो रोड तो पे एक अगर किसी ने नॉनसेंस किया है, कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, वहां पे गाली देना, और ये इस वहां पे भी ये भी वहां पे भी आप किसी को दे नहीं रहे हो, वो आपके मुंह से बस आप ही सुने हो, वो गाड़ी के अंदर आप बोल लिए, बस हो हाँ, गया, किसी ने सुना भी नहीं, वो शीशे दैट्स बंद है, डिफरेंट किसी थिंग। को पता भी नहीं चला। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो वो जस्टिफाई कर रही है कि तुम्हारे मुंह से भी तो निकलती है गालियां। तो वो नहीं, ये तो कहीं जस्टिफिकेशन था से भी उसका, जस्टिफिकेशन नहीं बनता है, लाइक है ना? ये तो पॉइंट ही नहीं था कि बोलने का तो कि गाड़ी चला। इस तरह की इस तरह की नॉनसेंस बातें होती थी इनकी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या मतलब, कैसे लोग हैं, गलती करके भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और चिढ़ते हैं क्वेश्चन करने पे। बट इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। मुझे एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट बन के रहना है। ये अपनी सैलरी अपने पापा को देगी और मेरा सारा कमाई का हिसाब इसके पापा लेंगे कि कितना पैसा हो रहा है खर्चा।
है ना। तो ये सारी चीजें इनके रूल्स बन गए थे मेरे लिए कि मुझे कैसे रहना है, इसको पिक एंड ड्रॉप करना है मुझे डेली, है ना, इसके क्लिनिक से। इस तरह का बातचीत किया जाता था। तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जिस लेवल पे जा चुका था मेरा, मैं रोया करता था अकेले बैठ के उस टाइम पे जब ये साथ थी। फिजिकल रिलेशनशिप हमारा कभी नहीं बना, क्योंकि इसने बोला कि मेरे 15 दिन के पीरियड्स आते हैं तो मुझे इरिटेशन होती है, तो मुझे टच मत करना। दैट्स वाई मैंने कभी भी इसको टच ही नहीं किया फिर। तो हमारा किसी भी तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रहा। और जो फाइनेंसेस की आपने बात की, वो फाइनेंसेस का लाइक आप उसके फादर को क्यों हिसाब दोगे? वो तो आपकी अर्निंग है। लाइक आप क्यों किसी लड़की, भले ही वो आपकी वाइफ है, उसकी उसके घर वालों को ये चीज बतानी कि आपकी क्या कमाई है, क्या खर्चे हैं? ये कहाँ तक, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता है। ये क्यों शेयरिंग का उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये इनकी इनका पार्ट ऑफ, इन्होंने पैसे के लिए शादी की थी। इनका शादी करके इनको रहना था ही नहीं, पहली चीज। आदमी इमोशनल होके सोचता है ओवर थिंक करके कि इन्होंने भी शादी की है, बट ऐसा नहीं था यहाँ पे। इन्होंने शादी किया ही था किसी और वजह से, सिर्फ पैसों के लिए। और वो ऑलरेडी मेरी जो सैलरी आती थी, अगर मैं कुछ 100 रुपए का पेमेंट अगर वो करती है सब्जी के लिए, तो उसके लिए भी मुझे फोन आ जाता था इसके पापा का कि मेरी बेटी ने सब्जी का पेमेंट क्यों किया 100 रुपए। और मुझे सुन के वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि ये क्या बिहेवियर है। और रही बात घर की, तो मैं ऑलरेडी एक मेड रखी हुई थी जिसको मैं 10,000 रुपीज पे करता था मंथ का। वो 3 टाइम आके खाना पीना बनाना और जितना झाड़ू पोछा सारा काम घर का वो करती थी, जिससे कि मेरी वाइफ को कोई काम ना करना पड़े घर का। उसको मैंने क्वीन ट्रीटमेंट दिया, है ना। एक बहुत ही अच्छा फ्लैट, वो जिसका रेंट 35,000 मैं पे करता था। तो जो भी हो सकता था इसको खुश रखने के लिए, वो सारी चीजें मैं इसको देना चाहा, एक लग्जरी लाइफ, है ना। जबकि मेरे पैसे कुछ नहीं बचते थे सैलरी से, सिर्फ इसको खुश रखने के लिए। बट इतना कुछ करने के बाद भी मेरे ऊपर इतने हार्श एलिगेशंस लगाए गए हैं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इसके साथ करूंगा। बट वो सारे एलिगेशंस लगा के मैं अभी 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ बिना मतलब का। ये किस तरह का कानून व्यवस्था है, किस तरह का संविधान है, और लोग इस पे बात क्यों नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं, है ना। बट ये क्रांति तो जलनी चाहिए, या ये बात आगे आनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोगों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप एक परिवार को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं देश में, तो ये देश चलाने का कोई फायदा नहीं है। एक परिवार सुरक्षित, क्योंकि एक परिवार से ही देश बनता है। एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, और ये बहुत ही जड़ की बात है, एक रूट की बात है जिस चीज को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है अभी के टाइम पे। और मैं चाहता हूँ कि इस पे बात किया जाए, इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, इस पे कानून व्यवस्था पे सुधार लाया जाए। बिल्कुल। भाई मेरा, रवि, एक सवाल यहाँ पे ये है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, कि आपका जो शादी थी उस टाइम आपके एंड पे आपके या आपके परिवार ने कोई दहेज की किसी तरीके की इनसे डिमांड करी हो लड़की वालों बिल्कुल से? भी नहीं, इवन बिल्कुल भी नहीं, इवन हमने तो कुछ मांगा ही नहीं। फिर भी इसके पापा कुछ चीजें लेके आए थे जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इन लोगों को, जो फ्रिज टीवी ये सब, है ना, गिफ्ट लेके आई थी। वो वही था बस इनका। और हम इसके पापा ने मुझसे ये भी पूछा था कि यार रवि कुछ पैसे ले लो, बट मैंने इसके पापा को मना कर दिया था कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और इनके फैमिली और मेरे में किसी भी चीज का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, लेन देन का। तो मैं कोई डॉरी एक्सपेक्ट नहीं किया इनसे कभी, है ना। मैं मना कर दिया था, और मैंने लड़की को भी बोला था यार मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे एक लड़की अच्छी चाहिए। मेरी मम्मी की भी यही सोच है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। तो हमें इन चीज़ों की बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कभी। जब उन्होंने ऑफर किया आपने मना कर दिया, तो वो डायरेक्ट यही चीज थी कि कहीं ना कहीं वो ये चीज प्रूव कर पाए कि आपने वो दहेज मांगा है, सो दैट कि आपसे अगर कल को
शादी तो उनको नहीं ही करनी थी, वो चीज क्लियर हो रही जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। शादी के पहले इन्होंने कुछ मेरे पापा को ट्रांज़ैक्शन किए थे, कुछ 50,000 ऐसे छोटे-छोटे, कुछ इनको अपना ही काम था, उस वजह से लोग आपस में करते हैं ट्रांज़ैक्शन कि हाँ, हमारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको ये करना है, आप ये कैश निकाल के उनको कर देना। ये छोटे-मोटे काम जो थे, ये पापा को कुछ ट्रांज़ैक्शन हुआ था, वो चीज़ इन्होंने अभी प्रूव करके वो शादी के पहले का ट्रांज़ैक्शन मेरे पापा को अक्यूज़ करा कि हमने दिया है। बट फिर मेरे पापा को बुलाया गया, मेरे पापा ने सारी चीज़ें बताई, तो फिर मेरे पापा का नाम भी हट गया वहाँ से। क्योंकि वो शादी के पहले का ट्रांज़ैक्शन था। डाउरी एक्ट में शादी के बाद का चीज़ें होती है कि शादी के बाद क्या मैंने आपसे कुछ लिया है या कुछ आपको ट्रांज़ैक्शन दिखाओ। मैं ऐसा शादी के बाद कभी किसी भी प्रकार का कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ और मेरे पापा का जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया था मेरी मम्मी पे, वो ऑलरेडी नाम हट चुका है कोर्ट से। तो उससे साफ पता चलता है कि आप किस तरीके से लोगों को फंसाना चाहते हो, है ना? ऑलरेडी आप जानबूझ के किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं थोड़े मोड़े, सो दैट कि बाद में इसको एक प्रूफ बनाया जा सके, है ना? और कि हमसे आप डिमांड की गई उसको थी। जी, जी, ये हाँ, बिल्कुल, प्रूफ बिल्कुल, हाँ, है कि हाँ, हाँ, केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हमारे से डिमांड की गई हाँ, थी बिल्कुल, बीच बिल्कुल, बीच में, बिल्कुल, लाइक बिल्कुल, वो हाँ, एक हाँ, एग्ज़ैक्टली, सर्टेन टाइम के बाद एक एक करके अमाउंट ट्रांसफर करी जा रही है, जस्ट टू कि हमारे से 15 दिन बाद इतना मांगा गया, 25 दिन बाद जी, इतना जी, मांगा जी, जी, गया, जी, इतने के एग्ज़ैक्टली। बाद। और अलग-अलग लोगों से डिफरेंट पीपल, है ना? मतलब ये काइंड ऑफ कि वो एक प्लान्ड था, पूरा इस प्लान्ड था कि इस तरीके से पहले पैसे भी देने हैं और किस वजह से पैसे देने हैं, ये भी उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि कुछ काम कराने के बहाने। और तो कहानी भी लिखी हुई थी, तो इनका पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार होता है, जिसमें एडवोकेट भी शामिल रहता है। इनका एडवोकेट चंदन सिंह ने सारी प्लानिंग करी है। क्योंकि जिस इंसान के पास इतनी सारी एक्सपर्टीज होंगी, जिसको पता होगा, वही इतनी प्लानिंग के साथ चीजें कर पाएगा ना। बीइंग अ गाय, बिल्कुल, अब उस चीज को आपको नहीं पता था कि ऐसी भी चीजें होती है शादी में, आपने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं करी लाइफ में, नहीं आपने सुनी होंगी। तो जब आपके साथ वो हो रही थी, तब उस टाइम पे नहीं पता चलता इंसान को कि ये क्या हो रहा है। आपको तो लगेगा कि एक गुडविल की तरफ से कि ठीक है, दो फैमिलीज है, परिवार जुड़ रहे हैं, आपस में लेन देन तो होगा ही ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज को लेके। आपने कैश दिया, सामने वाले ने बैंक ट्रांसफर कर दिया, बट आपको ये नहीं पता ना कि वो बैंक ट्रांसफर आपका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है, वो आपके अगेंस्ट यूज करी बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, राइट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और वही केसेस में और ये फंसाने के बात लिए है, यूज होती है। एक तो वो हो गया और दूसरी चीज़ कि जब शादी होती है तो 2 ही लोग रहते हैं। वहाँ पे आप कैमरा लगा के तो रख नहीं सकते हो। ये मुझे टॉर्चर करती थी, है ना? ये सारी चीज़ें अगर कैमरा होता तो दिख जाता वहाँ पे कि कौन टॉर्चर हो रहा था और कौन किसको कितना मारपीट क्या हो रहा था। मारपीट तो क्या, कभी हमारे बीच बहस भी नहीं हुई है और इसका प्रूफ जो मेड आती थी, उन्होंने भी जाके वहाँ पे गवाही दी है, कि मेरा नेचर कैसा और है ना? और हमारे व्हाट्सएप चैट है लड़की के साथ जितने दिन तक ये रही है, तो उस चैट में भी कहीं एरोगेंस, रूडनेस इस तरह का कोई है ही नहीं और उसके किसेस की स्माइली ही दिखेगी बस उस चैट में पूरे टाइम। तो वो साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक प्लान्ड मर्डर था एक, जो कि इनका सक्सेस नहीं हो पाया। सो आज मैं बता पा रहा हूँ, जब इंसान मर जाता है तब उसको जस्टिस मिले या ना मिले, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड कहता है कि उनको भी जस्टिस नहीं मिल पाया जो मर गए, है ना? तो शायद भगवान ने मुझे इसलिए ज़िंदा रखा है कि मैं एटलीस्ट लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि अभी क्या चल रहा है लोगों समाज में और किस तरीके से एक निर्दोष परिवार को निशाना बनाया जाता है ना? फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए ये एक आसान रास्ता बन गया है कुछ महिलाओं के लिए, जो ऐसे परिवारों को टारगेट करते हैं जहाँ से वो आराम से फिरौती मांग सकें और फैमिली को बर्बाद कर सकें। बिल्कुल रवि भाई, आप सर्वाइवर हो इस केस के, आपने खुद उस चीज को जिया है, तो आप बेटर तरीके से लोगों की हेल्प कर पाओगे, बेटर तरीके से। और आई एम श्योर आप जरूर इस चीज से निकलोगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, लोग आपको सपोर्ट करें। आप जैसे आपके मम्मी पापा का नाम इसमें से हटा है, आप भी बहुत जल्दी इस केस से बाहर आओ। और बाकी जितने भी लड़के हैं इस तरीके की जो चीज फेस कर रहे हैं, या फिर जो इन फ्यूचर शादी करने जाने वाले हैं, उन सब की आप हेल्प करो कि
इस चीज से बचो। अगर ये तरीका है, सेट पैटर्न है, लोग जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उनकी प्लानिंग होती है, वो बहुत से लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और आपकी इस केस में आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जैसे आपने अभी तक हिम्मत दिखाई है, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, उस तरीके से आप इस लड़ाई को कंटिन्यू रखो। हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में, जहां भी जिस भी चीज की सपोर्ट की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। और हिम्मत नहीं हारनी है बेसिकली आपको। सिस्टम हो सकता है हमारे अगेंस्ट आज है, आज हमारे पास वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से लॉज काम करने चाहिए थे वैसे नहीं कर रहे। बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सिस्टम भी इस चीज को समझेगा, इस चीज के फेवर में आएगा। क्योंकि जो केस आपके ऊपर लगा है, उस केस में तो सीधी सी पॉइंट ये है कि जब इंसान ने मेडिकल नहीं करवाया अपना, तो वो चीज प्रूव हो जाती है वहां पे कि इंसान मेडिकल क्यों नहीं करवा रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इंसान हर मोमेंट जब एक अपने पार्टनर के साथ है तो सीसीटीवी थोड़ी ना लगा के रख सकता है घर में। अब वो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आप कहाँ कहाँ लगाओगे? ठीक है। करेक्ट। बेडरूम में लगाओगे, वॉशरूम में लगाओगे, कहाँ कहाँ लगाओगे? और 24 घंटे तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे आप चीजों को कि जस्ट टू से कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया उस इंसान को, तो डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ से हो गई? ठीक है। मैंने उस इंसान को करेक्ट। कुछ करेक्ट। बोला ही नहीं और वो इंसान मेरे अगेंस्ट केस कर रहा है कि मैं अब्यूजिव हूँ। राइट। तो वो चीज प्रूव करने में ही काफी टाइम लग जाएगा। बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी चीजें चेंज होंगी। ठीक है। आप जैसे लोग सामने आएंगे, अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, जिससे बाकी लोगों की भी मदद हो पाएगी और बाकी लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे। अगर वो कुछ सफर कर रहे हैं इस चीज से, तो वो भी आगे आएंगे। और फॉर श्योर कि उन लोगों को भी इस चीज में हेल्प होगी। ठीक है। और वो भी एक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से लौट पाएंगे, अपनी जिस हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी आपकी अपनी बची हुई जी पाएंगे वो अच्छे से।